हेलो एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमारी जो रामचंद्र तिवारी सीरीज चल रही है, आज उसका पार्ट 20 है। चलिए बिना देरी के क्लास को शुरू करते हैं। पुस्तक का नाम हिंदी का गद्य साहित्य डॉक्टर रामचंद्र तिवारी। मेरे बारे में, मेरा नाम शैली वाशने है। मैं 2021 की यूजीसी नेट टॉपर रही हूँ। इसके अलावा मैंने इग्नू, जेएनयू, बीएचयू, एएमयू, एडीडीयू आदि के पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम दिए थे, जहां मैंने टॉप किया था। वर्तमान समय में मैं जामिया मिलिया इस्लामिया से पीएचडी कर रही हूँ और मैंने 2024 में मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई किया था। इसके अलावा मैंने 2024 में यूजीसी नेट का फिर से एग्जाम दिया था, जहां मुझे 99.97 परसेंटाइल के साथ फिर से जेआरएफ प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आप लोगों को जैसा कि पता है कि मैंने एचएन अध्ययन ऐप ज्वाइन कर लिया है। तो यहाँ पे मेरा 1 अगस्त से शिव शक्ति बैच आने वाला है। तो आप लोग इस बैच से जुड़कर, चाहे वो रामचंद्र तिवारी हो, शुक्ल हो, बच्चन आदि की पुस्तक को पढ़ के और इनके एमसीक्यू और पीवाई की सॉल्व करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा हमारे एचएन अध्ययन ऐप पे ही आपको, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपी हो, एमपी हो, राजस्थान हो या हरियाणा की हो, उसके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी कराई जाती है। इसके साथ ही आप अगर यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे ऐप पर भी यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 की क्लासेस कराई जाती हैं। तो आप हमारे बैचेस से जुड़ सकते हैं। अगर आप हमारे बैच से जुड़ना चाहते हैं तो मेरा कोड SHAILY शैली 11 यूज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। आज है हमारे स्वच्छंदतावादी उपन्यासकार जो की रचना छायावादी युग में ही अधिक हुई। वृंदावन लाल वर्मा का गढ़कुंडार, विराटा की पद्मिनी 1929, प्रसाद की तितली, निराला की अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरूपमा, भगवती प्रसाद वाजपेयी की 3 वर्ष चित्रलेखा, भगवती चरण वर्मा की 3 वर्ष चित्रलेखा, उषा देवी मित्रा की प्रिया आदि उपन्यासों में स्वच्छंदतावादी परंपरा में रखा गया है। प्रेमचंदोत्तर युग में रोमानियत की प्रवृत्ति दब गई। लेखकों का ध्यान यथार्थवाद की ओर केंद्रित हुआ, किंतु अन्य प्रवृत्तियों के अंतराल में लुकती छिपती यह धारा आज भी जीवित है। विद्वान आलोचकों ने एक स्वरूप से स्वीकार किया है कि वृंदावन लाल वर्मा, भगवती प्रसाद वाजपेयी, भगवती चरण वर्मा, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, राधिका रमन प्रसाद सिंह, उपेंद्र नाथ अज्ञे, मनमथनाथ गुप्त, रामेश्वर शुक्ल अंचल, लक्ष्मी नारायण लाल, धर्मवीर भारती आदि प्रेमचंदोत्तर लेखकों में भी यह प्रवृत्ति विद्यमान थी। यही नहीं, यशपाल और राहुल सांकृत्यायन जैसे मार्क्सवादी लेखकों में भी यह प्रवृत्ति लक्षित होती है। कौन सी प्रवृत्ति? स्वच्छंदतावादी। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी के बाणवत की आत्मकथा, चारूचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, सभी में गहरी रोमानियत विद्यमान है। बाणवट की आत्मकथा 1946 महत्वपूर्ण में स्वच्छंदतावाद की के सभी तत्व विद्वान हैं। वस्तुतः बाणभट्ट स्वयं स्वच्छंद प्रवृत्ति का नायक है। कल्पना प्रियता, भावावेग, आदर्श प्रणय, सौंदर्य प्रियता, प्रकृति प्रेम, रहस्य प्रियता, विचित्रता और अलौकिकता के समावेश से यह कृति स्वच्छंदतावाद की सभी विशेषताओं से युक्त हो गई है। द्विवेदी जी के दूसरे उपन्यास चारूचंद्र लेख 1963 में भी रोमांस प्रियता लक्षित होती है। इस उपन्यास में स्वयं रानी चंद्रलेखा का जन्म महाराज जय त्रिचंद और राजकुमारी चंद्रप्रभा परमरी देव की पुत्री के अवैध प्रेम से हुआ। मैना का महाराज सातवाहन की प्रति वासना रहित समर्पण भी सामाजिक मर्यादा का अतिक्रमण करता है। अगला उपन्यास है पुनर्नवा। ये यूपीएससी के सिलेबस में लगा हुआ था। इसका प्रकाशन वर्ष 1973। गोपाल आरेख और चंद्रा का प्रेम पूर्णतः रोमांटिक है। अनामदास का पोथा 1976। रैक ऋषि और राजकुमारी जबाला का विवाह जातीय मर्यादा का उल्लंघन करके कराया गया है। विषय वस्तु सबकी महत्वपूर्ण है, आप चाहे तो नोट करेंगे, चाहे इसको यहाँ मार्क करेंगे। तात्पर्य यह है कि सभी उपन्यासों में द्विवेदी जी ने परंपरागत सामाजिक बंधनों को तोड़कर स्वच्छंद मानवतावादी जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा करके अपने रूमानी झुकाव का परिचय दिया है। वस्तुतः रोमांस प्रियता मनुष्य की सहज प्रवृत्ति है। यह सौंदर्य चेतना का ही एक रूप है। वर्जनाओं के घेरे में बंधी हुई कलाकारों की पीढ़ी कभी कभी सहसा विद्रोह करके स्वच्छंदतावाद की धारा प्रवाहित कर देती है। वर्जनाओं के कारण ही कलाकार अतीत में विचरण करते हुए अपनी मनः तुष्टि करता है। युग जीवन में परिवर्तन के साथ सामाजिक वर्जनाओं में शिथिलता आने पर यह प्रवृत्ति स्पष्ट होकर मनोवैज्ञानिक यथार्थ और सामाजिक यथार्थ के अंतराल में प्रवाहित होने लगती है। प्रकृतिवादी उपन्यासों के सूत्र परंपरा का सूत्रपात श्री प्रेमचंद जी के ही युग में हो गया था।
तो ये जो प्रकृतिवादी उपन्यासकार हैं कौन कौन से हैं ये आपको याद रखना है। चतुर्थ सेन शास्त्री, पांडे बेचन शर्मा उग्र, ऋषभ चरण जैन आदि प्रकृतिवादी उपन्यासकारों में अग्रणी माने जाते हैं। महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। प्रगतिवादी उपन्यास कौन है? चतुर्सेन शास्त्री, पांडे विजय शर्मा उग्र, ऋषभ चरण जैन। कुछ आलोचकों ने अश्क और यशपाल में भी इस प्रवृत्ति को लक्षित किया है। प्रकृतिवाद अपने मूल रूप से एक जीवन दर्शन है। प्रकृतिवादी मानव जीवन को वैज्ञानिक ढंग से जानने और समझने का प्रयत्न करता है। वैज्ञानिक दृष्टि से मनुष्य पशु है। वह पशुओं के समान वातावरण, परिस्थिति और अचेतन मन में से परिचालित होता है। काम और भूख मनुष्य की सहज वृत्तियां हैं। इसके उससे अनेक कार्यकलाप इन्हीं वृत्तियों से प्रेरित और परिचालित होते हैं। मनुष्य का प्रत्यक्ष व्यवहार उसकी किसी न किसी आंतरिक यांत्रिकता का परिणाम है या बाह्य व्यवस्था का। इन दोनों को वैज्ञानिक जैसी तटस्थता से उद्घाटित करना साहित्यकार का धर्म है। काम और भूख मनुष्य की सहज वृत्तियां हैं। उसके अनेक कार्य क्रिया इन्हीं वृत्तियों से प्रेरित और परिचालित होते हैं। मनुष्य का प्रत्यक्ष व्यवहार उसकी किसी न किसी आंतरिक यांत्रिकता का परिणाम है या बाह्य व्यवस्था का। इन दोनों को वैज्ञानिक जटिलता से उद्घाटित करना साहित्यकार का धर्म है। जीवन में जिसे विद्रूप और कुत्सित कहा जाता है वह सहज और वैज्ञानिक भी है। हिंदी में जिन उपन्यासकारों को प्रकृतिवादी कहा गया है उनके लिए यह कहना कठिन है कि वस्तुतः वे प्रकृतिवादी जीवन दर्शन से पूर्ण विश्वास करते हैं या नहीं। चतुर्सेन शास्त्री पर गांधीवाद का भी प्रभाव है। यह बात दूसरी बात है कि उन्होंने गांधी की वैश्विक चेतना से अपने को नहीं जोड़ा है। शास्त्री जी के उपन्यास हैं हृदय की परख, हृदय की प्यास, अमर अभिलाषा, वैशाली की नगर बधू, मंदिर की नर्तकी अपराजिता, आलमगीर, सोमनाथ, वयम रक्षामा 1955, सोना और खून, चार भाग, सह्याद्री की चट्टानें, बिना चिराग का शहर। सारी ये जितने भी उपन्यास हैं महत्वपूर्ण हैं। शास्त्री जी के सभी उपन्यासों को तकनीकी दृष्टि से प्रकृतिवादी नहीं कहा जा सकता। वे अपनी रहस्यमय भाव प्रेरित कल्पना से ऐतिहासिक वातावरण का निर्माण करने में पूर्णतः सफल हुए हैं। अतीत के रहस्य लोक की रचना करके शास्त्री जी उस लोक में स्त्री पुरुष के यौन संबंधों का स्वच्छंद चित्र प्रस्तुत करते हैं। संबंध संभवतः यौन चित्रों की बहुलता के कारण ही इनकी गणना प्रकृतिवादी उपन्यासकारों में की गई है। अगले प्रकृतिवादी उपन्यासकार हैं हमारे पांडे बेचन शर्मा उग्र। दिल्ली का दलाल, चॉकलेट, चंद हसीनों की खतूत, बुधवा की बेटी, शराबी, सरकार तुम्हारी आंखों में, जी जी जी, मनुष्यानंद, बुधवा की बेटी का रूपांतरण है, फागुन के दिन चार, जुहू आदि प्रसिद्ध उपन्यास हैं। अगले उपन्यासकार हैं हमारे ऋषभ चरण जैन। मास्टर साहब, दिल्ली का व्यभिचार, इनके उपन्यास और साथ में उग्र के उपन्यास को मिला के पूछा गया था कि कौन सा पांडे विजय शर्मा उग्र का उपन्यास नहीं है नेट के एग्जाम में। तो आप लोग इनके उपन्यासों को अच्छे से याद रखेंगे। हाँ, तो ऋषभ चरण जैन के उपन्यास हैं मास्टर साहब, दिल्ली का व्यभिचार, बुरके वाली, वैश्यापुत्र, दुराचार के अड्डे, चांदनी रात, सत्याग्रह, गदर, महत्वपूर्ण, भाग्य भाई, रहस्यमयी, मधुकरी, चंपाकली, बुर्दा फरोश, मंदिर दीप, हर हाइनेस, महकाना, तीन के आदि महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। इसमें संदेह नहीं कि इन उपन्यासों ने यथार्थ के नाम पर मानव जीवन की विकृतियों को प्रत्यक्ष किया है। इनका उद्देश्य जो भी रहा हो, किंतु इनके द्वारा मन पर स्वस्थ प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं की जा सकती। यह भी नहीं कहा जा सकता कि ये लेखक अपने चित्रों में तटस्थ और निसंग रहे हैं। उग्रजी जैसा लेखक नारी के संबंध में विचार करते समय दयनीय ढंग से रूढ़िवादी हो गया है। वे कहते हैं, कौन कहते हैं? पांडे बेचन शर्मा उग्र। बाहर जब भी स्त्री घूमेगी पुरुष से उसे खतरा रहेगा, बात बात में गर्भ धारण करने और अपने रक्त मांस से स्वतंत्रता का मोल चुकाने का। किस उपन्यास से? जीजी उपन्यास से, पांडे बेचन शर्मा उग्र। अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत पढ़ी लिखी उग्र जी की जीजी जी कहती है, कुल मिलाकर मुझे मालूम पड़ा कि उत्तम नारी के लिए मानव समाज में व्यभिचारी पुरुष की अंक सैनी बनने के सिवा और कोई गति नहीं है। तो किस उपन्यास से? जीजी उपन्यास से, स्वयं पात्र जीजी कहती है।
माफी चाहूंगी। इस कथन में सदियों की पीड़ाजन्य निराशा ने उसे नियतिवादी बना दिया है। उसके संघर्षशील विद्रोही रूप की झलक यहाँ नहीं मिलती। गनीमत यह है कि उपयुक्त उपन्यासों कारों के सभी उपन्यास प्रकृतिवादी नहीं है। कहा जाता है कि प्रकृतिवादी उपन्यासों के जनक एमिल जोला हैं। तो प्रकृतिवादी उपन्यासों के जनक कौन है? जोला ने व्यवस्था दे रखी है कि लेखकों का धर्म है कि वे जीवन के गंदे से गंदे और कुरूप चित्र खींचें। मनुष्य की नैतिक दुर्बलताओं, रोगों और विकृतियों का वर्णन करते समय उन्हें कोई अंश छोड़ना नहीं चाहिए। किसने कहा है? एमिल जोला ने। महत्वपूर्ण कथन है, आप लोग याद रखेंगे। कहना ना होगा कि हिंदी साहित्य में इस प्रवृत्ति को विशेष प्रोत्साहन मिला। आगे चलकर स्वतंत्रोत्तर युग में उपेन्द्रनाथ अश्क की गिरती दीवारें, गर्म राख को प्रकृतिवादी कहा गया। ये महत्वपूर्ण है। शिवदान सिंह चौहान ने गर्म राख को प्रकृतिवादी मानते हैं, तो नंदलारे वाजपेयी जी गिरती दीवारों को प्रकृतिवादी उपन्यास मानते हैं। शिवदान सिंह चौहान अश्क के कौन से उपन्यास को प्रकृतिवादी मानते हैं? गर्म राख को। और नंदलारे वाजपेयी गिरती दीवारों को। राजेंद्र यादव अश्क को पूर्णतः प्रकृतिवादी नहीं मानते हैं। तो उपन्यास अश्क को पूर्णतः प्रकृतिवादी कौन नहीं मानता? राजेंद्र यादव। शिवदान सिंह चौहान अश्क के कौन से उपन्यास को प्रकृतिवादी मानते हैं? तो वो है गर्मराग को। नंदलारे वाजपेयी गिरती दीवारों को। उनकी दृष्टि यानी कि राजेंद्र यादव की दृष्टि में उनकी अप्रोच यथार्थवादी है और वर्णन प्रकृतिवादी। तो किसकी अप्रोच यथार्थवादी? अश्क की। और वर्णन प्रकृतिवादी है। यशपाल को कभी कभी प्रकृतिवादी कहा गया है, किंतु यशपाल ने यथार्थ की जो व्याख्या की है वह प्रकृतिवाद से भिन्न है। वे कहते हैं, वे कौन? यानी कि यशपाल कहते हैं, कला यथार्थ को देख लेना या दिखा देना नहीं है। कलात्मक प्रयोजन से यथार्थ उत्पन्न कर सकना या उसका उपयोग कर सकना ही कला है। किसका कथन है? यशपाल का महत्वपूर्ण कथन है। इधर मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद और समाजवादी यथार्थवाद के प्रचार प्रसार से प्रकृतिवादी यथार्थ की धारा को अंतर्भूत कर लिया है। टेक्निक के आग्रह के कारण भी प्रकृतिवाद की नग्नता पर शिल्प का आवरण चढ़ाना पड़ता रहा है। व्यक्तिवादी उपन्यासकारों में ये महत्वपूर्ण है। कौन कौन व्यक्तिवादी उपन्यासकार है? भगवती चरण वर्मा, उपेन्द्रनाथ अश्क, भगवती प्रसाद वाजपेयी, रामेश्वर शुक्ल अंचल, उषा देवी मित्रा आदि प्रमुख हैं। दूसरी पीढ़ी के प्रमुख हैं लक्ष्मी नारायण लाल को भी इसी परंपरा में रखा जा सकता है। तो व्यक्तिवादी उपन्यासकार कौन कौन है? भगवती चरण वर्मा, भगवती प्रसाद वाजपेयी, उपेन्द्रनाथ अश्क, रामेश्वर शुक्ल अंचल, लक्ष्मी नारायण लाल और उषा देवी मित्रा। इनमें कई के संबंध में व्यक्तिवादिता के प्रश्न पर मतभेद हो सकता है। भगवती बाबू अपने को अहमवादी मानते हुए भी अहम के विस्तार में विश्वास करते हैं और सीमित सत्य, व्यक्ति सत्य और व्यापक सत्य, सामाजिक सत्य में सामंजस्य चाहते हैं। इसी प्रकार उपेन्द्रनाथ अश्क के संबंध में भी यह शंका हो सकती है। अश्क ने सामाजिक सत्य को कम महत्व नहीं दिया है। डॉक्टर इंद्रनाथ मदान उन्हें व्यक्तिवादी घोषित करते हुए स्वीकार करते हैं कि अश्क ने व्यक्ति चिंतन को हृदय से और समष्टि चिंतन को बुद्धि से अपनाया है। तो किसने व्यक्ति चिंतन को हृदय से और समष्टि चिंतन को बुद्धि से अपनाया? उपेन्द्रनाथ अश्क ने। और कथन किसका है? इंद्रनाथ मदान जी का। स्वयं अश्क अपना आत्म विश्लेषण करते हुए अपने व्यक्तित्व की दोहरी चेतना स्वीकार करते हुए कहते हैं। अश्क का कथन है अगला, अश्क आत्मनिष्ठ, आत्मकेंद्रित और संयमी है। इससे शायद उसे जानने वाले इनकार ना करें, पर वह वीतरागी या सन्यासी है। इसे सुनकर उसके परिचितों में से 95% अविश्वास से हंस देंगे, लेकिन वास्तविकता यह है कि उसके व्यक्तित्व का एक बड़ा भाग वीतरागी है, जो संसार के छल कपट संघर्ष द्वंद में रहता हुआ, इसमें भाग लेता हुआ भी उससे दूर है, एकदम निर्लिप्त है। किसका कथन है? उपेन्द्रनाथ अश्क जी का। किसके बारे में? स्वयं के बारे में। तात्पर्य यह है कि अश्क संसार के संघर्ष एवं द्वंद को स्वीकार भी करते हैं और उससे अलग भी हो जाते हैं। वस्तुतः व्यक्तिवादी वह है जो व्यक्ति की सत्ता और अस्तित्व को समाज से पहले स्वीकार करे। उसकी दृष्टि में समाज व्यवस्था माध्यम मात्र है, लक्ष्य केवल व्यक्ति ही होता है। अगले हैं हमारे भगवती चरण वर्मा। प्रथम उपन्यास पतन,
चित्रलेखा, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, आखिरी दाव, अपने खिलौने, भूले बिसरे चित्र, फिर नहीं आई, सामर्थ्य और सीमा, थके पांव, रेखा, सीधी सच्ची बातें, सबई नाच, राम गोसाई, प्रश्न मरीचिका, युवराज चुंडा, धुप्पल और चाणक्य। मैंने इस ट्रिक से याद किया था कि पतन हुआ चित्रलेखा का, वो 3 वर्ष तक टेढ़े मेढ़े रास्तों पर आखिरी दाव के खिलौने खेलती रही। फिर वह भूल गई और वह फिर सब कुछ भूल गए, वह फिर भी नहीं आई। फिर उसने सामर्थ्य और सीमा से, थके पांव से, रेखा के साथ सीधी सच्ची बातें की। फिर सबरी नचावत, राम गुसाई और उससे प्रश्न किया कि युवराज चुंडा, धूपल और चाणक्य कहाँ हैं। मतलब आप लोग अपनी ट्रिक से याद कर सकते हैं, तो ट्रिक है, कुछ भी याद करो भाई। चित्रलेखा पाप और पुण्य की चिरंतन नैतिक प्रश्न को ऐतिहासिक परिवेश में प्रस्तुत करने वाला उपन्यास है। तो चित्रलेखा की विषय वस्तु क्या है? पाप और पुण्य की। लेखन का यह समाधान आधुनिक व्यक्तिवादी चिंतन का परिणाम है। उसका निर्णय है कि न तो कोई चीज पुण्य है न पाप। परिस्थिति भेद से एक ही कृत्य किसी को पाप प्रतीत होता है तो किसी को पुण्य। एकदम सही बात है। लेखक के दृष्टिकोण को अपने व्यक्तित्व की गरिमा से स्पष्ट और प्रत्यक्ष करने वाला पात्र है बीजगुप्त। यानी कि लेखक के जो विचार प्रकट किए हैं उपन्यास में बीजगुप्त ने, उसे ही लेखक की सर्वाधिक सहानुभूति भी प्राप्त हुई है। जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण सब मिलाकर व्यक्तिवादी ही कहा जाएगा। उसका विश्वास है, यानी कि चित्रगुप्त का, बीजगुप्त का विश्वास है, व्यक्तित्व जीवन में प्रधान है और व्यक्ति से ही समुदाय बनता है। जब व्यक्ति वर्जित है तो उस व्यक्ति को समुदाय का भाग बनाना अपना ही अपमान करना है। किसका कथन है? बीजगुप्त का। किस उपन्यास से? चित्रलेखा का। बीजगुप्त का प्रेम रोमांटिक है। वह चित्रलेखा को सामाजिक स्वीकृति के साथ पत्नी नहीं बना सकता। वह उसकी चिंता नहीं करता। वह सब कुछ त्याग कर चित्रलेखा को स्वीकार करता है। वह देवता है। अगला उपन्यास है टेढ़े मेढ़े रास्ते। विषय वस्तु याद रखेंगे, गांधीवादी, आतंकवाद और साम्यवाद टेढ़े मेढ़े रास्ते के रूप में चित्रित किया गया है। इसमें 3 भाई हैं, दयानाथ, प्रभानाथ और उमानाथ। जो कि दयानाथ गांधीवादी हैं, प्रभानाथ आतंकवादी हैं और उमानाथ साम्यवादी दृष्टिकोण को प्रतिनिधित्व करते हैं। उपन्यास में सन 1930 के आसपास का भारतीय सामाजिक राजनीतिक परिवेश तथा एवं जनमानस को प्रभावित करने वाली तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक विचारधाराएं भी उभर कर सामने आती हैं, किंतु उनका चित्रण वस्तुनिष्ठ न होकर लेखक की इच्छा सृष्टि पर बनकर रह गया है। कदाचित इसलिए रांगे रागम ने आगे चलकर सीधा साधा रास्ता लिखकर उनकी कमजोरियों को उजागर किया है। तो टेढ़े मेढ़े रास्ते, भगवती चरण वर्मा, रांगे राघव का सीधा साधे रास्ते। अगला उनका जो उपन्यास है, भूले बिसरे चित्र, वह मध्यम वर्गीय 4 पीढ़ियों की कथा के माध्यम से भारतीय समाज की विगत अर्धशती का इतिहास चित्रित किया गया है। मुंशी शिवलाल अर्जनवीस हैं। उनका पुत्र ज्वाला प्रसाद तहसीलदार है, फिर डिप्टी कलेक्टर बनते हैं। उनका पुत्र गंगा प्रसाद डिप्टी कलेक्टर बनता है। गंगा प्रसाद का पुत्र नवल किशोर राष्ट्रीय संग्राम का सेनानी बन जाता है। लेखक ने सन 1880 से 1930, कब से कब तक? 1880 से 1930 तक के भारतीय जीवन और बदलते हुए मूल्यों का रेखांकन करना चाहा है। पुस्तक 5 खंडों में विभाजित है। कितने खंडों में? 5 खंडों में। पहले 2 खंडों में सामंतशाही का चित्रण है। तीसरे खंड में पूंजीवादी सामंतशाही का पराभूत कर सामने आता है। चौथे खंड में आधुनिक राजनीतिक चेतना का उदय है और 5वें खंड में नवल किशोर नए युग का प्रतीक बनकर सामने आता है। इसकी विस्तृत पटभूमि के कारण स्वभावतः इस उपन्यास में अनेक पात्रों का चरित्र पूर्णता नहीं प्राप्त कर सका है। हर पीढ़ी की समस्त प्रवृत्तियों का रेखांकन भी नहीं हो सका है। उपन्यास में गहराई नहीं आ सकी है। अधिक से अधिक हम इसमें 50 वर्षों की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक मूल्यों की कथात्मक इतिवृत्त एक स्थान पर पा सकते हैं। तो कितने वर्ष? 50 वर्ष। आखिरी दाव एक जुआरी की असफल प्रेम कथा है। इसकी विषय वस्तु जान लेनी है। ग्रामीण स्त्री चमेली मनचले रत्नू के साथ बंबई भाग जाती है। रत्नू उसका सारा गहना उड़ाकर उसे वैश्या बनाना चाहता है। चमेली भागकर रामेश्वर ज्वारी के पास आ जाती है। ज्वारी उसे संतुष्ट करने के फेर में अपने मालिक सेठ शिव कुमार का 2000 रुपए सट्टे में हार जाता है। परिस्थितियों के भंवरजाल में पड़ी चमेली सेठ शिव कुमार की वासना का शिकार बनती है। शिव कुमार फिल्म निर्माता है, चमेली अभिनेत्री बन जाती है। उपन्यास के अंत में रामेश्वर पकड़ा जाता है और चमेली आत्महत्या कर लेती है। लेखक का निष्कर्ष है, हम सब पैसे के गुलाम हैं, धन हमारा ईश्वर है। इस पैसे
कि दुनिया में न पाप है, न पुण्य है, न प्रेम है, न भावना है, जो कुछ है वह धन है, जिसके पास है वह सब कुछ खरीद सकता है, रूप, यौवन, शरीर और आत्मा। किस उपन्यास से? आखिरी दाव से। ये उपन्यास हमें ये कथन हमें क्या कहते हैं चित्रलेखा का लग सकता है कि ये पाप और पुण्य की बात की गई है, लेकिन ये आखिरी दाव से लिया गया है। अपने खिलौने अपने खिलौने में दिल्ली की मॉडर्न सोसाइटी के खोखलापन दिखाते हुए इस पर व्यंग किया गया है। रेखा एक ऐसी आधुनिक नारी की कहानी है जो श्रद्धांतरिक के कारण अपने उम्र से बहुत बड़े अपने प्रोफेसर प्रभाशंकर से विवाह कर लेती है। वह अपने पूज्य प्रोफेसर पति के प्रति आत्मा के स्तर पर निष्ठावान रहते हुए भी शरीर की भूख मिटाने के लिए युवक प्रोफेसर योगेंद्र नाथ से घना संबंध स्थापित कर लेती है। इस प्रकार शरीर के सतरंगी नागपाश और आत्मा के उत्तरदायी संगम के बीच हिलोरे खाती हुई आधुनिक नारी का गहन अंतर्गत इस उपन्यास की विशेषता है। वह फिर नहीं आई में लेखक ने यह दिखाने की चेष्टा की है कि आधुनिक जीवन की विशेषताओं के बीच मानव में गहन गहन जीवन जिजीविषा विद्यमान है। कथा नायिका है श्यामला, जो देश विभाजन के दौरान एक शहबाज के चंगुल में फंस गई है। उसके पति जीवन राम ने गबन करके 20,000 रुपये शहबाज को दिया और श्यामला को छुड़ाया। जीवन राम के विरुद्ध वारंट जारी हुआ। श्यामला ने ज्ञान नामक एक सज्जन से परिचय बढ़ाया। ज्ञान श्यामला के साथ रंगरलिया करने लगे। जीवन राम ने 20,000 रुपए देके ज्ञान के खाते से निकाल लिए और अपने को बचाया। सारी कहानी जानकर ज्ञान ने उसे क्षमा मांगा, लेकिन श्यामला उद्विग्न रहने लगी। एक दिन वह सहसा ज्ञान को छोड़कर कहीं चली गई और अचानक लौटी तो ज्ञान को 20,000 रुपये लौटाकर पुनः कहीं चली गई। इससे सबसे बड़ा दर्द यह था कि लोग उसका शरीर पाना चाहते थे, उसकी आत्मा की तरफ कोई नहीं देखता था। लेखक ने श्यामला के रूप में आज की भोगवादी संस्कृति के बीच नारी की अस्मिता का प्रश्न उठाया है। अगला है सामर्थ्य और सीमा में प्रकृति के सामने मनुष्य की असहायता को चित्रण किया गया है। सीधी सच्ची बात है मैं 1938 से 48 तक के भारतीय इतिहास को उपन्यास में सीधे साधे ढंग से प्रस्तुत किया गया है। उपन्यास का स्वर निराशावादी है। कैसा स्वर है? निराशावादी। सवाई नचावत राम गोसाई में 3 परिवारों के 3 पीढ़ियों की कथा को एक सूत्र में जोड़कर सामंतशाही की समाप्ति, पूंजीवाद के अभ्युदय और शासन तंत्र के पूंजीपतियों के प्रभाव में आने की कथा को रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। प्रश्न और मरीचिका में देश के स्वतंत्र होने के साथ जनता के मन में जगने वाली आकांक्षाओं और चीनी आक्रमण के बाद सहसा मोह भंग के कारण व्याप्त होने वाली निराशा और कुंठा का चित्रण उपन्यास का लक्ष्य है। यह सोचना कि आज का शासन तंत्र कोई समाधान दे सकेगा, यह एक मरीचिका है। उनका अगला उपन्यास है प्रश्न और मरीचिका। इसी में शासन तंत्र के समाधान मतलब ना देने की मरीचिका को दर्शाया गया है। युवराज चुंडा एक ऐतिहासिक उपन्यास है। कैसा है? ऐतिहासिक। इसकी रचना चित्तौड़ के राजा लाखा के ज्येष्ठ पुत्र चुंडा के विलक्षण व्यक्तित्व को केंद्र में रखकर की गई है। उपन्यासकार का उद्देश्य उस मध्यकालीन मनोवृत्ति का उद्घाटन करना है जिसके चलते राजपूत शक्तियां एकजुट होकर राष्ट्रीय शक्ति के रूप में संगठित नहीं हो पा रही थी। दुप्पल और चाणक्य इनके अंतिम उपन्यास हैं। चाणक्य की याद वर्मा जी के समर्थ इसलिए आई कि उन्होंने लगभग 300 ईस्वी पूर्व इस देश को संगठित करके विश्व शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित किया था। और दुप्पल जो कि उनके आत्मकथात्मक उपन्यास है, उनके व्यक्तिगत जीवन संदर्भों की इसमें झांकी मिलती है। वर्मा जी का पहला उपन्यास पतन 1928 में प्रकाशित हुआ था। तब से लेकर 1980 तक निरंतर वे लिखते रहे। परिस्थितियों ने उन्हें नियतिवादी भले ही बना दिया हो, किंतु उनके नियतवाद ने उन्हें इतना पराभूत कभी नहीं किया कि वह आज की सांस्कृतिक छद्म का पर्दाफाश न कर सके। हमारा विश्वास है कि सामाजिक इतिहास के सफल चितेरे के रूप में वे सदैव स्मरणीय रहेंगे। अगले उपन्यासकार है उपन्यास अश्क 1911। इनका जन्म वर्ष है और निधन वर्ष है 1996। उनके उपन्यास है सितारों का खेल, गिरती दीवारें, गर्मराख शहर में घूमता आईना, एक नन्ही कंदील, बांधो नन्हा विष्ठा बंधु, निमिषा इनके बहुचर्चित उपन्यास हैं। सितारों का खेल लेखक ने नियति को अधिक महत्व दिया है। लता का प्रेमी बंसीलाल एक दिन उसके तिरस्कृत होकर मकान की तीसरी मंजिल से नीचे कूद जाता है। वह विकलांग होकर अस्पताल में भर्ती होता है। इस घटना से प्रभावित होकर लता उसके प्रति आकृष्ट होती है। बंसीलाल के प्राण तो बच जाते हैं, लेकिन वह जीवित हाड़ मांस का पिंड मात्र रह जाता है। धीरे धीरे लता का नशा कम होता है, वह उससे उबने लगती है। इसी समय उसके जीवन में डॉक्टर अमृत राय आते हैं, जो उसके त्याग से प्रभावित हैं। लता बंसीलाल को विष देती है, किंतु वह स्वयं भयंकर रोग से ग्रस्त हो जाती है। डॉक्टर अमृत राय से उसका गठबंधन नहीं हो पाता है। वह डॉक्टर अमृत राय से अनुरोध करती है कि बंसीलाल की बहन राज रानी से विवाह कर ले।
यह उपन्यास सती अनुसुईया के प्राचीन आदर्श की व्यर्थता सिद्ध करने के लिए लिखा गया है। तो कौन सा उपन्यास सती अनुसुईया के प्राचीन आदर्श की व्यर्थता सिद्ध करने के लिए लिखा गया है? तो सितारों का खेल। अगला उपन्यास है गिरती दीवारें। कथानायक चेतन। याद रखेंगे, उपन्यास का कथानायक है गिरती दीवारों का चेतन, क्योंकि टीजीटी पीजीटी मुझे याद है किसी एग्जाम में पूछा गया था कि अश के कौन से उपन्यास का पात्र चेतन नहीं है। तो अभी मैं आपको बताऊंगी आगे कि चेतन किस किस उपन्यास का पात्र है। निम्न मध्य वर्ग का व्यक्ति, वह पंजाब के जालंधर शहर का रहने वाला है। वह साहित्यकार, संगीतज्ञ, अभिनेता सभी कुछ बनना चाहता है। समाज में बिना किसी ढोस आधार के वह इधर उधर भटकता है। पहले वह स्कूल में अध्यापन करता है, फिर लाहौर में एक पत्र का उप संपादक बनता है, फिर कविराज रामदास के साथ शिमला जाकर उनके लिए वैद्य की पुस्तकें लिखता है। इससे निरंतर आर्थिक शोषण होता है, वह इसे अनुभव करता है कि और निरीह भाव से सहन करता है। उसका यौन जीवन भी कुंठाग्रस्त है। वह कुंती से प्रेम करता है, उसे प्राप्त नहीं कर पाता। उसका विवाह चंदा से होता है, चंदा उसे पसंद नहीं है। वह उसकी साली नीला को प्रेम करता है, किंतु नीला का विवाह एक अधेड़ और कुरूप व्यक्ति से हो जाता है। चेतन यौन कुंठा से मुक्त नहीं हो पाता। लेखक ने निम्न मध्यवर्गीय जीवन की यथार्थता को सजीव बनाकर उपस्थित किया है। अगला उपन्यास है गर्मराख। कथानायिका सत्या है। सारे पात्र निम्न मध्य वर्ग के हैं, जो कि एक पाठशाला में अध्यापक है। सत्या संस्कृति समाज में उसकी भेंट जगमोहन से होती है। वह जगमोहन से प्रेम करने लगती है, किंतु जगमोहन दुरो नाम की एक अन्य लड़की से प्रेम करता है। दुरो हरीश से प्रेम करती है। हरीश प्रगतिशील विचारों वाला युवक है, उसे मोहब्बत के लिए फुर्सत ही नहीं है। उसके अनुसार और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। वाह 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 वाह। सत्या जगमोहन के प्रेम न प्राप्त करने और अंत में उसने अफ्रीका में एक फौजी अफसर से विवाह कर लिया। इस उपन्यास में मध्यवर्गीय जीवन की कुंठा, वही सारा उपन्यास है, बस पात्र देख लेंगे, विषय वस्तु देख लेंगे, बहुत ज्यादा देखने की कोई जरूरत नहीं है। बड़ी बड़ी आंखें प्रतीकात्मक उपन्यास है। उपन्यास में सारी घटनाएं देवनगर में घटित होती हैं। देवनगर भारत देश का प्रतीक है। देवजी देवनगर की सारी घटनाओं के संचालक हैं। उनकी व्यवस्था कांग्रेस के स्वप्नशील प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की व्यवस्था का प्रतीक है। लेखक का व्यंग स्पष्ट है, वह कहना चाहता है कि चाटुकार, स्वार्थी और भ्रष्ट अवसरवादी लोगों को लेकर उदार आदर्शवादी व्यवस्थापक भी देश को आगे नहीं बढ़ा सकते। पत्थर अल पत्थर अश्क जी का लघु उपन्यास है। हसनदीप कश्मीरी घोड़े वाला की कहानी है, जो परम आस्तिक है। खन्ना साहब कश्मीर के अल पत्थर झील देखने जाते हैं। हसनदीन उन्हें दिन भर भ्रमण कराता है। शाम तक थक कर चूर हो जाता है, उसे ज्वर हुआ जाता है, किंतु वह खन्ना साहब को गंतव्य तक पहुंचा देता है। खन्ना साहब मजदूरी देने के बजाय उस पर कैमरा स्टैंड चुराने का आरोप लगाते हैं। उसे 40 रुपए के स्थान पर कुल 17 रुपए देते हैं, जिसे पुलिस बांट लेते हैं। चोरी के अभियोग में गिरफ्तार हसनदीन की पत्नी से कहा जाता है कि 50 रुपए दे तो हसनदीन को मुक्त कर दिया जाएगा। हसनदीन को लेखक के पूरी सहानुभूति प्राप्त है। इसके माध्यम से कश्मीर के इन मजदूरों की व्यवस्था और व्यर्था मूर्ता को दिखाया गया है। अगला उपन्यास है शहर में घूमता आईना। यह एक वृहद उपन्यास है। इसका घटना स्थल है जालंधर और कथानायक है चेतन। इसमें एक प्रकार से गिरती दीवारों के बाद की कथा कही गई है। नीला के बेमेल विवाह से व्यथित चेतन दिन भर, इसका उपन्यास कथानायक भी चेतन है। अभी तक हमने दो दो उपन्यास देखे। पहला है हमारा जो है गिरती दीवारें, अगला है शहर में घूमता आईना। नीला के बेमेल विवाह से व्यथित चेतन दिन भर लाहौर की सड़कों पर घूमता है। उसके माध्यम से लाहौर का निम्न मध्य वर्गीय समाज प्रतिबिंबित हो उठता है। वह देखता है कि उसके सब साथी भौतिक दृष्टि से उससे कहीं आगे निकल गए हैं। वह दुखी होता है, चंदा उसे समझाती है। चेतन निश्चय करता है कि इसके पास जो है वह उसी से बेहतर बनाने की कोशिश करेगा, जो नहीं है उसकी चिंता नहीं करेगा। इस उपन्यास में एक ही दिन की कथा कही गई है। तो शहर में घूमता आईना कितने दिन की कथा है? एक ही दिन की कथा है। पूरा उपन्यास चेतन की स्मृति चित्रों से भरा है। कथा तथ्यपरक और ऊब पैदा करने वाली है। ये महत्वपूर्ण है कि इनका नायक चेतन है। किस किस का नायक चेतन है? एक नन्ही कंदील, बांधो न नाव स्थाव, गिरती दीवारें, इन तीनों उपन्यासों का नायक क्या कौन है? चेतन है। निमिषा का नायक गोविंद एक भावप्रवण किंतु निम्न मध्यम वर्ग का युवक है। इसकी पत्नी माला एक निहायत फुअर और असंवेदनशील औरत है। वह निमिषा को प्यार करता है। निमिषा उसके भोलेपन से प्रभावित है, उसे प्यार करती है, किंतु त्रासदी यह है कि दोनों मिल नहीं पाते। इस प्रकार यह उपन्यास भी एक निम्न मध्यवर्गीय कवि और कलाकार की व्यवस्था की गाथा बनकर चित्रित हुआ है।
यहाँ बच्चन सिंह का एक महत्वपूर्ण कथन है, चेतन का सब कुछ गिरती दीवारों में निचुड़ जाता है। अब उस थके हारे व्यक्ति के पास ऐसा कुछ नहीं बचा जो वो पाठकों को दे सके। किसका कथन है? बच्चन सिंह का। अगले उपन्यासकार हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। ये भी व्यक्तिवादी उपन्यासकार हैं। इन्होंने टोटल 44 उपन्यास लिखे हैं। पहला उपन्यास है प्रेम पथ, मीठी चुटकी, अनाथ पत्नी, मुस्कान, त्यागमयी, लालिमा, प्रेम निर्वाह, पतिता की साधना, पिपासा, दो बहनें, निमंत्रण, गुप्तधन, एकदा का परिवर्तित रूप, चलते चलते, पतवार, मनुष्य और देवता, धरती की सांस, भूदान, मार्कंडे की कहानी भी है, भूदान, यथार्थ से आगे, विश्वास का बल, सूनी राह, एक प्रश्न, हिल्लोर, रात और प्रभात, निरंतर उतार चढ़ाव, उनसे ना कहना, पाषाण की लीक, गोमती के तट पर, दरार और धुआं, सपना बिक गया, टूटा टी सेट, टूटन लागे नैन, चंदन और पानी, टूटते बंधन, कपट निद्रा, अधिकार का प्रश्न, स्वप्नों की गोद, मुझे मालूम न था, एक स्वर आंसू का, छोटे साहब, विजयश्री, पुष्पगंधा, आज और अभी इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। इनके उपन्यास की विषय वस्तु जानना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इनके उपन्यासों को आप जान के रखेंगे। यहाँ पर नंदलाल वाजपेयी जी का एक कथन है, हास्योन्मुख जीवन चित्रों में ही वे जीवन का आदर्श देखने लगे। तो किसने कहा है कि हास्योन्मुख जीवन चित्रों में भगवती प्रसाद वाजपेयी जीवन का आदर्श देखने लगे? कथन है नंदलाल वाजपेयी जी का, महत्वपूर्ण कथन है। अगले हमारे उपन्यासकार हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल। प्रगतिशील मार्क्सवादी साहित्यकार समझे जाते हैं। इधर काव्य के क्षेत्र में आपने अरविंद, इतना महत्वपूर्ण नहीं है। सुषमा धवन जी का कथन है यहाँ पे, अचल की क्रांति मूलतः भौतिक नहीं भावगत है, वैज्ञानिक नहीं रूमानी है। किसने कहा है? सुषमा धवन जी ने। इनके चार उपन्यास हैं, चढ़ती धूप, नई इमारत, उल्का और मरुदीप। चारों ही महत्वपूर्ण है, प्रकाशन वर्ष भी याद रखेंगे आप। चढ़ती धूप में समाजवादी क्रांति भावना का अंकन किया गया है। इसमें प्रगतिशील नवयुवक मोहन और स्थितिशील समाज का द्वंद्व साकार हुआ है। मोहन अपने ही गांव के एक पुरोहित की कन्या ममता से प्रेम करता है, ममता भी उसे प्रेम करती है। मोहन विवाह को समाज सेवा के मार्ग में बाधा मानता है, इसी आधार पर वह ममता से विवाह नहीं करता। ममता का विवाह एक प्राचीन विचारों के व्यक्ति से होता है, दोनों में नहीं पड़ती। मोहन श्रमिकों का नेतृत्व करते हुए पुलिस की गोली में मारा जाता है। मोहन की मृत्यु का समाचार पाकर ममता अपना सिंदूर पोंछ देती है। इस प्रकार उपन्यास समाजवादी यथार्थवाद के प्रति मात्र भावुक उन्मेष बनकर रह गया है। नई इमारत सन 1942 की क्रांति पर आधारित है। इसमें दो विजातीय प्रेमी युग्म महमूद, आरती, बलराज और समीम की कथा कही गई है। आरती बड़े घर की बेटी है, पिता का विरोध करके महमूद का वरण करती है। उसका भाई बलराज इस प्रेम का समर्थन करता है और स्वयं सशीम से प्रेम करता है। इस प्रकार राजनीतिक क्रांति के साथ ही नैतिक क्रांति का भी चित्रण करने में उपन्यासकार समर्थ हुआ है। उल्का में मंजू और चांद के नैसर्गिक प्रेम को समाज की परंपरा से नैतिक सूचना कुंठित होता गया महत्वपूर्ण नहीं है। मरुदीप, ये महत्वपूर्ण है कि कथा नायिका शांति बाल विधवा है। उसके जीवन में विमल आता है। विमल विवाहित है। शांति का जीवन मरु है। विमल उसमें प्रदीप बनकर आता है। विमल की चाची दोनों का मिलना पसंद नहीं करती। शांति आजीवन विमल भैया की पूजा करती है। अंचल के उपन्यासों में वर्जित प्रेम के प्रति विद्रोह भाव प्रधान है। सामाजिक और आर्थिक जीवन की अनेक संघर्षशील परिस्थितियां परिवेश का निर्माण करती हैं, किंतु उपन्यासकार की ममता और सहानुभूति उन कल्पनाशील भावुक नायक नायिकाओं को प्राप्त होती है जो नैतिक सुविधाएं चाहते हैं और उसी के लिए असफल विद्रोह करते हैं। अगले हमारे उपन्यासकार हैं उषा देवी मित्रा। इनके उपन्यास हैं वचन का मोल, पिया, जीवन की मुस्कान, पथचारी, आवाज, सोहनी, नष्टनीर आदि इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। दूसरी पीढ़ी के हमारे व्यक्तिवादी उपन्यासकार हैं लक्ष्मी नारायण लाल। इनके कुल 15 उपन्यास हैं। धरती की आंखें, बया का घोंसला और सांप, काले फूल का पौधा, रूप जीवा, बड़ी चंपा, छोटी चंपा, मन वृंदावन, प्रेम अपवित्र नदी, बड़के भैया, हरा समंदर, गोपी चंदर, श्रृंगार, वसंत की परीक्षा, देवीना, पुरुषोत्तम, गली अनारकली, कर्नाट प्लेस आदि इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। लक्ष्मी नारायण लाल जी का यहाँ एक महत्वपूर्ण कथन है, जो स्वस्थ नहीं है, मतलब अपने में स्थित जो नहीं है, अपने पूर्ण अनुशासन में नहीं है, वह लिख सकता है, वह रचना नहीं कर सकता है। किसका कथन है? लक्ष्मी नारायण लाल जी का। आगे हमारे मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं जो कि जैलेंद्र है, इलाचंद्र जोशी, अग्रे और डॉक्टर देवराज हैं। इनके बारे में मैं आप लोगों को अगली क्लास में पढ़ाऊंगी। चलिए दोस्तों, बिना देरी के हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लेते हैं।
ये हमारी रामचंद्र तिवारी सीरीज की भाग 20 प्रश्न श्रृंखला है। क्वेश्चन नंबर 1 है, कुल मिलाकर मुझे मालूम पड़ा कि उत्तमतम नारी के लिए मानव समाज में व्यभिचारी पुरुष के अंगशायनी बनने के सिवा और कोई गति नहीं है। कथन किसका है? ऑप्शन ए चतुर्सेन शास्त्री, बी ऋषभ चरण जैन, सी पांडे बेचन शर्मा उग्र या डी उपेंद्र नाथ अश्क। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है पांडे बेचन शर्मा उग्र। उग्र जी का जो जी 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 उपन्यास है वहां से लिया गया है ये कथन। क्वेश्चन नंबर 2, कला यथार्थ को देख लेना या दिखा देना नहीं है, कलात्मक प्रयोजन से यथार्थ उत्पन्न कर सकना या उसका उपयोग कर सकना ही कला है। कथन किसका है? ए नंदलाल वाजपेयी, बी उपेंद्र नाथ अश्क, सी शिवदान सिंह चौहान या डी यशपाल। तो ये किसका कथन है? डॉक्टर डी यशपाल। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्यक्तिवादी उपन्यासकार नहीं है। ए भगवती चरण वर्मा, बी उपेंद्र नाथ अश्क, सी भगवती प्रसाद वाजपेयी, डी रामेश्वर शुक्ल अंचल या ई पांडे बेचन शर्मा उग्र। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ई पांडे बेचन शर्मा उग्र। आप मुझे बताएंगे कि उग्र किस प्रकार के उपन्यासकार हैं। चेतन किस उपन्यास का पात्र नहीं है? एक नन्ही कंदील, बी बड़ी बड़ी आंखें, सी बांधो ना स्थान बंधु या डी गिरती दीवार है। तो जो ऑप्शन बी है बड़ी बड़ी आंखें, उसका नायक चेतन नहीं है, बाकी सभी उपन्यास का नायक चेतन है। महत्वपूर्ण है, टीजीटी पीजीटी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरासनोमुख जीवन चित्रों में ही वे भगवती प्रसाद वाजपेयी जीवन का आदर्श देखने लगे थे। कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन ए रामचंद्र तिवारी, बी मोहन राकेश, सी नंदलाल वाजपेयी या डी इंद्रनाथ मदान। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी नंदलाल वाजपेयी। उम्मीद करूंगी आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा आप हमारे बैच से जुड़ के, चाहे वो मेरा शिव शक्ति बैच हो या कोई अन्य बैच हो, अगर आप बैच परचेज करना चाहते हैं तो मेरा कोर्स शैली 11 यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।